आज क्लास तो जितेंद्र सर का था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए और ऐसे में मुझे अचानक आना पड़ा, इसलिए 10 मिनट विलम्ब भी हुआ, क्षमा कीजिएगा। हम लोग देखते हैं विभिन्न क्वेश्चन को, है ना, जिसे एक एक करके हम लोग देखेंगे। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? पिछले वर्कशॉप में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। स्वामी सहजानंद एक किसान नेता थे, है ना। किसान आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1936 में जो किसान कांग्रेस का लखनऊ में जो ये गठन किया गया, तो उसके भी वे अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो वह किसान आंदोलन से था। ठीक है, इससे जुड़ा काफी चीज हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में हम ज्यादा ना उलझेंगे क्योंकि 40 मिनट में समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। दरअसल बेगूसराय में जो यह चौकीदार हुआ था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। हम लोग जानते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका जो प्रारंभ है दांडी मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी मार्च शुरू किया था और 241 मील दूर स्थित पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव जो दांडी जिस जगह का नाम था, वहां के लिए उन लोगों ने पैदल यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को ये सभी दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने यानी गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है अवज्ञा करना, यानी कि आपकी बातों का हम अवज्ञा करेंगे, यानी आपकी बात हम नहीं मानेंगे। तो चूंकि महात्मा गांधी का जो यह आंदोलन था वह था कि हम जो अंग्रेज की सरकार है, अंग्रेज जो यहाँ पर सरकार है, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, यानी उसके कानून का हम अवज्ञा करेंगे। और नमक कानून भी एक उसका हिस्सा था। तो सिर्फ इसमें हम अमूमन कहते हैं नमक आंदोलन या नमक कानून, ये नमक कानून का ही उल्लंघन नहीं था। यहाँ पर था कि जितने भी सरकार के कानून हैं उन सभी का हम उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो क्लियर होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। जो इसमें जुड़ा हुआ जो 2-3 बातें हमें जाननी चाहिए, तो सबसे पहले कि जो सवाल किए जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ये बिहार का सीधा क्वेश्चन था कि बिहार बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है किस आंदोलन का हिस्सा था। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लिखेंगे, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, नंबर 1। दूसरा, यह कब शुरू हुआ था? तो यह 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? तो साबरमती से। अगर एग्जैक्ट रहेगा तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी यहाँ से गांधी जी चले थे और कहाँ चले थे? दांडी के लिए रवाना हुए थे। और कई बार इसमें एक ही सवाल करता है कि कितने लोग थे, यानी गांधी जी के साथ वहां से कितने लोग दांडी मार्च के लिए रवाना हुए थे? तो 78 लोग थे। जाना कहाँ था? तो 241 मील दूर दांडी पहुंचना था। वहां कब पहुंचे? दांडी मार्च कब पहुंचे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। ठीक है, इससे हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इससे जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? दरअसल देखिए, इसके पहले एक सिचुएशन था यहाँ पर ऐसा कि बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये तीनों एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। और उसका परिणाम यह था कि बिहार उपेक्षित रह रहा था। जो भी चीजें थी वह, क्योंकि बंगाल पहले से ही ज्यादा सक्रिय था, बुद्धिजीवी लोग वहां ज्यादा थे, बंगाल शुरू से केंद्र रहा था, तो इस वजह से जो वहां पर था बंगाल में, तो बंगाल लगातार हावी रहता था वहां पे। जो भी चीजें होती थी, अब कोर्ट कहाँ है तो कलकत्ता में है, न्यायालय वगैरह या जो भी चीजें, यानी हर तरह से जो केंद्र था वह कलकत्ता था और बिहार के लोग उपेक्षित रहते थे। तो इसी में यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा ने यह महसूस किया कि बिहार के लोगों को एक उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें एक पहचान मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत की और उसके लिए अलग अलग समय पर विभिन्न सभाओं का भी गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद और अन्य सारे लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से जो इस आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सच्चिदानंद सिन्हा के ही प्रयास से 1911 में बिहार और बंगाल को अलग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम दरअसल एक समुद्री गर्म धारा है, ठीक है। क्या है? समुद्री गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम यह अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म धारा है जो मैक्सिको के तट से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में वहां से शुरुआत होता है उसका, और वह ऊपर की तरफ बहता हुआ वह आगे की तरफ जाता हुआ वो पहुंचता है न्यूयॉर्क वगैरह के किनारे होता हुआ वह आगे पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, पूर्व की तरफ बहता हुआ जाकर के यूरोप तक पहुंचता है और यह बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। दरअसल जो गर्म धाराएं हैं, समुद्री गर्म धाराएं, उसका वहाँ के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उसके जनजीवन पर काफी व्यापक असर होता है। हम लोग जानते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि ग्रीनलैंड और उस सब के जो आसपास का जो हिस्सा है वो सब काफी वहां पर ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने की वजह से उसके मुहाने ठंड में जम जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े जहाज हैं जो अंदर की तरफ जाते हैं तटवर्ती क्षेत्र में, वहां पर जो ये होता है, तो उसमें जो नदियां, अब जैसे कि आप पढ़ेंगे कि नदियों वगैरह से भी, अब इसी किनारे से होता हुआ आगे की तरफ जाता है, फिर नदी होते हैं, नदी में जहाज प्रवेश करता हुआ सुपर लेक झील वगैरह तक पहुंचता है, सुपीरियर लेक तक। लेकिन क्या होता है कि अगर उत्तरी क्षेत्र में अगर गल्फ स्ट्रीम न होता, आज चूंकि बहुत ज्यादा हम इस पर ये वर्क नहीं कर पाए, नहीं तो मैं आपको मैप की सहायता से बताता, मैं अगर वो बताऊंगा तो फिर इसमें गड़बड़ा जाएगा। अगले क्लास में जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर तो मैं आपको विस्तार से मैप की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर गल्फ स्ट्रीम धारा नहीं होती तो जो ग्रीनलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है वह बर्फ से ढक जाता और बड़े बड़े जहाज अंदर की तरफ होते हुए जो सुपीरियर लेक तक सालों भर चला करते हैं वह नहीं पहुंच पाते। तो गल्फ स्ट्रीम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे नौवहन में यह काफी योगदान करता है, क्योंकि उसके मुहाने खुले रहते हैं, यानी बर्फ जमने नहीं देते अधिक तापमान के कारण। उसी प्रकार से तटवर्ती क्षेत्र है, तो तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा भी काफी अच्छा होती है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से जो आर्द्रता है वह यह समुद्र से स्थलीय क्षेत्र की तरफ जाता है और वहां पर अच्छी बारिश करता है। लेकिन वही अगर ठंडा धारा है तो ठंडी धारा की वजह से वहां पर तो वाष्प बनेगा नहीं, आर्द्रता होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में
जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें वर्षा काफी कम होती है और वहां पर अमूमन सूखा पड़ता है। इस प्रकार से और भी कई सारे, अब इसी प्रकार से देखिएगा न्यू फाउंडलैंड, वहां पर या ग्रैंड, न्यू फाउंडलैंड के पास में ग्रैंड बैंक और जॉर्जिया बैंक नाम के दो छोटे छोटे द्वीप है और वहां पर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम धारा और ऊपर से आने वाली लेब्राडोर धारा वहां पर मिलती है और लेब्राडोर जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो दोनों के मिलने की वजह से क्या होता है कि प्लैंक्टन्स का काफी ज्यादा निर्माण होता है और वहां पर काफी अधिक मछलियों का उत्पादन होता है। तो ये सारे प्रभाव है। अब यही जो गल्फ स्ट्रीम धारा है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहता हुआ अमेरिका के किनारे किनारे ऊपर की तरफ जाता है, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ जाता है और फिर उत्तरी प्रवाह का वो हिस्सा बनता है, वह यूरोप तक पहुंचता है। ठीक है, तो यूरोप में भी वह जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर भी वह एक अच्छा प्रभाव डालता है और वहां पर भी जो मुहाने हैं सालों भर खुले रहते हैं। जैसे मैप की सहायता से जब हम धारा पढ़ाएंगे समुद्री धाराएं, तब इसे हम काफी बढ़िया से हम आपको मैप की सहायता से हम इसको करवाएंगे। बहरहाल इतना जान जाइए कि जो गल्फ स्ट्रीम है वह एक गर्म जलधारा है जो अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के किनारे किनारे होकर बहती है और उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में वह पूर्व की तरफ मुड़ करके वह यूरोप तक पहुंचती है। इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव यूरोप और अमेरिका वाले हिस्से में पड़ते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जॉर्जिया बैंक और ग्रैंड बैंक का भी वहां पर विकास हुआ है, जहां पर काफी अधिक मछलियों का उत्पादन होता है। कारण कि लेब्राडोर धारा जो उत्तर की तरफ से आती है ठंडी जलधारा है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम धारा, दोनों मिल करके वहां पर अधिक प्लैंक्टन्स का निर्माण करता है, क्योंकि ठंडा और गर्म जलधारा जब मिलता है तो प्लैंक्टन्स काफी बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुरुष जिन संगठन क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो पुरुष का जो ये होता है, पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई जीन होते हैं, है ना। महिलाओं में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। तो जब पुरुष ये होता है तो वहां पर क्या होता है कि पुरुष से एक्स निकलते हैं और महिला से भी जब एक्स निकलेगा, है ना, तो उस समय ब्रीडिंग के दौरान, तो इस समय क्या होता है कि एक्स और एक्स जब मिलता है तो क्या बनता है, यहाँ पर लड़की पैदा होती है। और जब वाई, पुरुष से वाई आएगा और महिला से एक्स आएगा तो एक्स और वाई होगा और यह पुरुष पैदा होगा, यानी कि लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो यह इसका जो आंसर होगा एक्स वाई, यानी कि पुरुष जीन संगठन क्या होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई। ठीक है, तो महिलाओं में अमूमन क्या होता है कि गांव देहात में देखिएगा कि जब किसी की शादी होती है और कई लोग सब चाहते हैं कि बेटा हो, लेकिन बेटी पैदा होती है, तो जो बूढ़ी पुरानी जो औरतें होती है या फिर जो पुराने लोग होते हैं वह इसका इल्जाम पत्नियों पर डालते हैं कि वह कुलच्छनी है, तो ये है तो है, सिर्फ बेटी ही पैदा करती है। लेकिन इसके लिए जो असली जिम्मेदार है वो जिम्मेदार कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। क्योंकि महिलाओं से तो सदैव एक्स और एक्स ही आएगा ब्रीडिंग के दौरान, पुरुष से एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। अब उसमें अगर एक्स आया, और इससे तो एक्स ही आएगा जब भी आएगा महिला से, तो एक्स और एक्स तो लड़की यहाँ पर बनेगा, है ना, लड़की पैदा होगी। अगर यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया तो फिर लड़का पैदा होगा। तो इसके लिए 100% जो जिम्मेदार है वो कौन है, पुरुष होते हैं। लेकिन इसका दोष महिलाओं के ऊपर बढ़ा जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ मैंने पहले भी कुछ चीजें आपको बताई थी कि जैसे रतौंधी, सॉरी, ये कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया,
इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वह एक्स इसका वाहक होता है, तो उसमें महिलाएं वाहक होती हैं और पुरुषों पर यह जाकर के उभरता है। उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, फिर कभी क्लास में लोग आएंगे तो इससे जुड़ा हुआ अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर से हम कभी चर्चा करेंगे उन चीजों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। इसमें जल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों प्रतिक्रिया करते हैं और इसे मिला करके वो क्या कहाँ से निकलता है? यह जल से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जीव विकास का सर्वप्रथम जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है वह लेमार्क ने दिया था। दरअसल लेमार्क तो था एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी था, और इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार से जो जीवों की जो उत्पत्ति होती है या उसके अंगों का जो व्यवहार होता है वह जीवन काल में अर्जित गुणों का जीवों द्वारा अपनी संतति में पारेषण करता है। यानी कि हम जिस अंग का हम यूज जैसे करते हैं वो हमारे आने वाले जो वंश है या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी उसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि पहले हम लोग, अच्छा इस सिद्धांत के अनुसार ये भी कहा गया है कि हम लोग जो है सभी एक ही जो हमारी जो पीढ़ी है वह मान लीजिए कि हम जिस अंगों का जो हम यूज नहीं करते हैं, वैसे समझिए इसको कि हम लोग बंदर के वंशज माने जाते हैं कि वो हमारे जो पूर्वज हैं बंदर थे। बंदर से धीरे करके आगे चल करके मानव का विकास हुआ। अब बंदर को पूंछ हुआ करता था, अब जब वह खड़ा होकर के चलना शुरू किया तो धीरे धीरे करके पूंछ की आवश्यकता कम होने लगी, धीरे करके पूंछ का यूज ही होना बंद हो गया। तो धीरे धीरे करके जो वह जो जीन है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता गया, ये जो अंग है यह ज्यादा काम नहीं आ रहा है, और परिणाम स्वरूप धीरे 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 करके पूंछ गायब हो गए, यानी कि मानव तक आते आते पूंछ समाप्त हो गया। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के और भी कई सारे, जैसे मानो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी कहा जाता है कि उसका कोई यूज नहीं है, वह भी एक अवशिष्ट अंग के रूप में हमारे पास बचा हुआ है। इसी प्रकार से कान के बारे में भी कहा जाता है यह एक अवशिष्ट अंग के रूप में बचा हुआ। पहले चूंकि कान बड़ा हुआ करता था, पहले लोग चौपाया जानवर की तरह था, अब आसपास में कुछ बैठा तो कान से फड़फड़ा करके उसको करता था। अब उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे हाथ अब हर जगह जाते हैं, हम दो पैर पर चलना शुरू कर दिए धीरे धीरे करके। तो यह जीन आगे की ओर ट्रांसफर हुआ और उसी हिसाब से जो हमारा जो प्राकृतिक वर्ण है वह, यानी प्रकृति में हम जिन चीजों का हम जैसे इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसी अनुसार से हमारी पीढ़ी उसका अनुसरण करती है और उसका उपयोग करती है। तो यह जो इसका आंसर होगा कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसे सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। इसी से जुड़ा हुआ आप देखेंगे कि डार्विन ने भी सिद्धांत दिया था। डार्विन का जो सिद्धांत था वह विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का मत था कि प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, यानी कि उनका मानना था कि हम सभी एक ही पूर्वज के हिस्से हैं। हर प्रजाति, चाहे वह पेड़ हो, पौधा हो या फिर मानव हो, सभी एक दूसरे से संबंधित है ना। और 1858 में इसी से जुड़ा हुआ उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो क्या था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह इसका जवाब होगा लेमार्क ने इसे समझाया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, यानी वो कौन सा गैस है जिसे हम अश्रु गैस के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसू गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि SO2 का प्रयोग किया जाता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, वायु से हल्की होती है। इसका अवकारक के रूप में, ऑक्सी कारक के रूप में और विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे जुड़ा हुआ आंसर याद रखिएगा कि आंसू गैस का जो हम इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा गैस होता है, तो SO2 होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जाएंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रोगी के निदान में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी आंत वगैरह का जो इलाज है उसके लिए हम लोग कौन से किरण का हम लोग यूज करते हैं। तो यह कौन सा किरण होता है, वह एक्स किरण होती है। ठीक है, एक्स रे, इसी को हम कहते हैं एक्स रे। आंतों ही नहीं और भी कई सारी चीजों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यह जो रे है, इसका जो सर्वप्रथम जो खोज है वह रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रोएंटजन। रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था और इसका जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, 10 पर पावर -10 मीटर से लेकर के 10 पर पावर -8 मीटर तक का इसका होता है। ठीक है, यह होता करता क्या है कि जब हम एक्सरे करते हैं तो यह मानव शरीर में ज्यादातर हिस्सों में आर पार हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं हार्ड होता है, जैसे कि हड्डी हो गया या कहीं कुछ पत्थरी हो गया या फिर कुछ और चीजें हो गई, तो वहां पर क्या होता है कि वह पार नहीं होता, वह परावर्तित हो जाता है और एक फिगर का वह निर्माण कर देता है। तो इसमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, पत्थरी है क्या है, और उसी हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं, उसे ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं या फिर कई और सारी चीज का हम ये करते हैं। तो आंतों के रोगी के आप लोग निदान में वॉइस कौन म्यूट सी कीजिए। दवाओं का प्रयोग होता है, तो यह हेलो, दरअसल ये किसी क्वेश्चन से लगता है लोगों ने उठाया आप होगा। लोग वॉइस म्यूट कीजिए। इसमें ऐसे अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका तो अलग चीज है। बहरहाल इसमें जो होगा एक्सरे होगा। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कीजिए। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूर दृष्टि के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और निकट दृष्टि के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा। दूर दृष्टि के लिए हम लोग किसका करते हैं, उत्तल, और निकट दृष्टि के लिए अवतल दर्पण का अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उत्तल लेंस का मतलब क्या हो गया, इसका जो सतह रहता है उभरा हुआ रहता है। अरे नीतीश देखो जी, कहाँ कहाँ भाग जा रहा है तुम्हारा, इस पे चला गया। पीसी पर दबा गया था। दूरदृष्टि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये जो रहता है इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, और इस प्रकार से जो रहेगा इसे हम कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये है, ये केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब मान लो कि ये इधर से आएगा, तो इधर से आकर के ये सॉरी, ये आगे की तरफ ऐसे करके मुड़ जाता है और यहाँ पर ऐसे करके ये होता है, ऐसे करके होता है।
अब इसके पहले मान लो कि ये जो दूर वाली जो चीजें, यानी कि इसमें क्या होता है, दूर का चीज अगर दूरदृष्टि जब होगा तो यह वाला जो ये रहता है तो सीधे ऐसे करके निकल करके यहाँ पर फोकस बनाता है। अब यहाँ पर से आया और ये फोकस यहाँ पर बनाया और रेटिना यहाँ पर है, तो ऐसे में क्या होता है कि आगे निकल जाता है। जब हम आगे ये वाला लेंस लगा देते हैं तब क्या करता है, ये पहले ही मुड़ जाता है और ये फोकस के पास कटता है और चीजें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जबकि अवतल दर्पण जो होगा तो यह निकट दृष्टि दोष में काम आता है। इसमें जब हम जैसे कि इसको जब लगा देते हैं तो क्या होता है, मान लो कि ये जो है हल्का सा ऐसे करके मूव करता है, इससे इस प्रकार से, फिर ऐसे करके जा करके ये कटता है। ठीक है, तो इसे और अच्छे तरीके से समझिएगा जब फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तो। बहरहाल आप ये याद रखिए कि जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल जो लेंस होगा वह निकट दृष्टि, सॉरी दूर दृष्टि, और जो निकट दृष्टि की समस्या रहेगी तो वहां पर हम अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसके निवारण के लिए। यानी दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? ये सारे के सारे बीपीएससी के क्वेश्चन है जी, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहीं से लगता है ये नीतीश कुमार जो अपने ये हैं कंप्यूटर विशेषज्ञ, उन्होंने क्वेश्चन लगता है वहीं पर से उठाया है सब, क्योंकि सारा का सारा मुझे लग रहा है कि बीपीएससी का क्वेश्चन है पूछा हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ऑप्शन इसके रहे होंगे और वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, तो सीधे इसका ये है। तो इसमें एक नहीं बल्कि 3 4 5 कारण होंगे उसमें, या फिर जो कारण होंगे तो उसमें देख लीजिए कि कौन से कारण है। जैसे बिहार में गरीबी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व कारण हो सकता है, बिहार में भूमि से संबंधित जो विवाद है, यानी कि भूमि का भूमि सुधार नहीं होना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि सुधार से संबंधित हालांकि सबसे पहले प्रयास किया गया था आजादी के जस्ट बाद। श्री कृष्ण सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भूमि सुधार के लिए कई सारी यहाँ पर योजनाएं लागू की थी और कानून भी लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, चकबंदी, भू हदबंदी। ठीक है, ये सारी चीजें थी, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार आज ऐसे राज्य है, उन राज्यों में शामिल है जहां आज भी भूमि सुधार की समस्या खत्म नहीं हुई है। आज भी यहाँ पर भूमि से जुड़ी हुई समस्याएं काफी अधिक है, जिसकी वजह से खेतों का अधिक बिखराव है। आपके पास 2 बीघा खेत है तो एक खेत यहाँ पर है तो दूसरा खेत वहां पर, तीसरा खेत यहाँ पर, और नतीजा यह होता है कि आप एक प्लानिंग तरीके से कोई उसका इस्तेमाल उन खेतों का नहीं कर पाते हैं। तो इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल आप खुद समझ जाइएगा। इसका एक कारण ये भी है कि प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता भी यहाँ पर ज्यादा रहती है, यानी कि आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या ऑप्शन ऑप्शन इसके हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक इच्छा का अभाव भी हो सकता है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। बिहार में प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, ये भी एक कारण हो सकता है। बिहार में भूमि से जुड़ी हुई, यानी कि भूमि सुधार का नहीं होना, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ श्रमिकों की काफी प्रधानता, पढ़े लिखे लोगों का अभाव, या ये अशिक्षा, इलिटरेसी भी एक कारण हो सकता है। तो ऑप्शन आप देख लेंगे और उसी हिसाब से इसका आंसर देंगे। ठीक है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो सबसे पहले नंबर पर तो आप लोग जानते होंगे कहलगांव है, इसी प्रकार से दूसरा कांटी है, ये भी थर्मल पावर है। बाढ़ में आपका एनटीपीसी का जो बनाया हुआ थर्मल पावर है वो भी कोयला पर ही आधारित है। इसी प्रकार से नबीनगर जो औरंगाबाद में बनाया गया है रेलवे के सहयोग से,
वो भी कोयला पर ही आधारित है। तो ये सारे के सारे कोयला से चलने वाले थर्मल स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, जब हम वर्ड यूज करेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तब कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर सवाल ये रहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। तो दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाएगा तब हम कहेंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर ये रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो फिर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? इसमें कुछ विशेष जानने सुनने का नहीं है। ये क्या है? तमिलनाडु का एक क्षेत्र है रामेश्वरम। जब हम मैपिंग करवाएंगे आपका, मैंने एक प्लानिंग किया है जिसमें अगले कुछ दिन तक लगातार आपका 10-10 मिनट का 10-10 मिनट का वीडियो हम जारी करेंगे। वो मैपिंग से जुड़ा होगा, वर्ल्ड मैप से जुड़ा हुआ और इंडियन मैप से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग करवाएंगे। तो इसको हम बढ़िया से आपको करवा देंगे। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन दरअसल एक खड्ड है या गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है? जब कहीं पर नदियां बहती है, ठीक है, और वह नदियां इस प्रकार से खड़ा ढाल बनाती है, इस प्रकार से खड़ा ढाल बनाती है, आई आकार का शेप बनाती है। यानी यह एक ऊंचा पर्वत, एक ऊंचा पर्वत इस प्रकार से है और वहां पर ये एक पतला इस प्रकार से खड़ा स्ट्रिप वाला एरिया होता है और इसमें ये नदियां बह रही होती। इसमें इसके नीचे आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे 2 किलोमीटर नीचे आपको एक पतली धारा के रूप में नदी बहती हुई दिखाई पड़ेगी। यह दरअसल एंटीसीडेंट का उदाहरण होता है, यानी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण होता है। यानी नदियां पहले से चल रही होगी और जब पर्वत का विकास होता है तो जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते जाता है और नदियां उसको काटती जाती है तो एक खड़ा खड्ड बनाती है। इसे महाखड्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाखड्ड। ठीक है, या गॉर्ज कहते हैं। तो ये गॉर्ज या महाखड्ड का एक उदाहरण। पनामा नहर, मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या है? स्थल संधि है। उसे काट करके क्या किया गया है? एक नहर बना दिया गया है। तो उससे क्या होता है कि इधर से न्यूयॉर्क से मान लीजिए कि अगर कैलिफोर्निया की तरफ कोई व्यापार करना है तो इससे होते हुए सीधे यहाँ पर पहुंच सकता नहीं, तो यहाँ से होता हुआ दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करता हुआ वहां पर पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक बनाया गया है पनामा नहर। तो एक तरफ प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर क्या करती है? जोड़ती है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के हिस्से को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एटना क्या है? मैंने पिछले कक्षा में बताया था वोल्केनो में कि माउंट एटना क्या था? एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, जो इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक। शिवालिक सॉरी क्या था क्वेश्चन? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है वह कहलाता है शिवालिक। जो एरिया है बाहरी हिस्सा वाला है। अब उससे जुड़ा हुआ कई बार ये रहेगा पर्वत पदीय हिस्सा में आगे तरफ जो द्रोणी है वो क्या कहलाती है, या जो घाटी है, तो इसके बाहरी वाला हिस्सा दून घाटी कहलाता है। ठीक है, दून घाटी। लेकिन जब पर्वत पदीय हिस्सा रहेगा तो कहेंगे इसे शिवालिक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा दरअसल मार्च और अप्रैल के महीने में अभी जो बारिश होती है इन दिनों में, तो बिहार और बंगाल में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिमी घाट वाला हिस्सा में उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। बिहार में भी इसे आम्र बौछार कई बार कहते हैं, क्योंकि यह आम के फलों के लिए यह जो वर्षा है वह काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहे जाते हैं। ये प्री मानसूनी बारिश है, यानी मानसून आने के पहले ये छोटी बारिश होती है जो स्थानीय चक्रवात कहीं पर उत्पन्न होते हैं और उन चक्रवातों की वजह से ये जो बारिश होती है तो अलग अलग क्षेत्रों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में हम लोग अमूमन उसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट वाला जो हिस्सा है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह क्या है? यह
मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है जिसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज का वर्कशॉप था। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो आंसर शीट है वो आपके पीडीएफ है। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। कोरोना अभी बिल्कुल चरम पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर स्थिति ये है कि अभी पटना में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आईजीएमएस कल ही मैंने खबर लिखा है कि आईजीएमएस के डायरेक्टर ने यहाँ के डीएम को त्राहिमाम संदेश भेजा कि मेरे पास ऑक्सीजन कभी भी समाप्त हो सकता है। उन्होंने बताया था कि 650 सिलेंडर मुझे चाहिए और डीएम को लेटर भेजने के बाद मात्र 200 सिलेंडर मिले। यानी कि स्थिति बहुत ही भीषण है। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करें हाथ को, गार्गल करें। अगर संभव है तो नमक और हल्दी डाल करके आप गार्गल कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, खास करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो श्वास से जुड़ा हुआ जो एक्सरसाइज है वो नियमित रूप से आप करें। ठीक है, भीड़ भड़ाका में कम जाएं। बाहर जाएं तो जरूर मास्क का इस्तेमाल करें। बड़े बुजुर्ग को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन जवान और युवा वर्ग को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस बार कोरोना में देखा जा रहा है कि हर एज के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हम लोग जैसे ही स्थिति सुधरती है तो हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोगों के बिना संस्थान भी बिल्कुल सुना है, सन्नाटा पसरा हुआ है, गहमागहमी खत्म हो गई है। ठीक है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से समुचित ख्याल रखें। धन्यवाद।